जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस क्लास में आप सबों का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अन्य दिनों की तरह आज भी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी का इन्फ्लेशन। पिछले क्लास में हमने वैल्यू ऑफ मनी के जो परिवर्तन होने का जो विभिन्न स्थितियाँ थी, इसको कह सकते हैं स्टेटस ऑफ वेरिएबल कंडीशन ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वैल्यू ऑफ मनी में परिवर्तन क्वांटिटी ऑफ मनी के कारण होता है। अर्थात आपने याद किया होगा, लिखा होगा, ठीक है, कि क्वांटिटी ऑफ मनी जब इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी के विपरीत वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, और जस्ट इसके विपरीत क्वांटिटी ऑफ मनी जब डिक्रीज होता है तो वैल्यू ऑफ मनी जो है वह इंक्रीज होता है। और यही वैल्यू ऑफ मनी में वेरिएशन का, परिवर्तन का मूल कंडीशन है, ओरिजिनल कंडीशन है। ठीक है, इसी कंडीशन को मैंने आपको बताया था एक विशेष तरह का ग्राफ, जिसमें इस तरह का मैंने लोकेशन बताया था। ठीक है ना, ये जो है ये जीपीएल है, जनरल प्राइस लेवल है, जो ओ से लेकर के एक्स तक कंटिन्यू एक बेस में चलता है। लेकिन किसी कारणवश ए से प्राइस लेवल सीधे ऊपर की ओर जंप करता है और धीरे धीरे इंक्रीज होता है और लगभग 10% से प्राइस लेवल जीपीएल सामान्य मूल्य स्तर जनरल प्राइस लेवल बढ़ करके 10% या उससे अधिक हो जाता है, तो उसे उस स्थिति को बूम की स्थिति कहते हैं। और यहाँ पर जो इन्फ्लेशन होता है, क्वांटिटी ऑफ मनी में जो वृद्धि होता है, वह डायरेक्ट क्वांटिटी ऑफ डिमांड में वृद्धि कर देता है और जिसके कारण एक स्थिति होती है जिसको कहते हैं इन्फ्लेशन का। यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, महंगाई अपनी चरम सीमा पहुँच जाता है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर सरकार जो है जानबूझकर अपने प्राइस लेवल को कम करने के लिए क्वांटिटी ऑफ मनी में कमी करती है। क्वांटिटी ऑफ मनी जो है कमी करती है और जब प्राइस लेवल घटने लगता है, अर्थात वस्तुओं का कीमत कम होने लगता है, और इस स्थिति को जो ए से लेकर के बी और बी से लेकर के सी तक का जो स्थिति होता है वह डिसइन्फ्लेशन होता है। डिसइन्फ्लेशन होता है, जिसको मुद्रा विस्फीति कहते हैं। लेकिन जब यह जानबूझ करके सरकार के द्वारा क्वांटिटी ऑफ मनी में कमी किया जाता है तो यह घटने का नाम नहीं लेता है और जीपीएल से अर्थात सामान्य मूल्य स्तर से सी से नीचे हो जाता है प्राइस लेवल, और वो लगातार घटने लगता है और डी पर पहुंच जाता है, जो एक रिसेशन को पैदा करता है, रिसेशन को पैदा करता है, अर्थात यह मंदी हो जाता है। और मंदी वह स्थिति है जहां पर डिमांड लेस देन सप्लाई हो जाता है, अर्थात डिमांड कम हो जाता है क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मनी यहाँ पर एकदम घट जाता है। इतना घट जाता है कि सप्लाई ज़्यादा रहता है मार्केट में और डिमांड ही नहीं रहता है क्योंकि पैसा लोगों के पास कम होता है। फिर सरकार इस मंदी के कंडीशन को बढ़ाने के लिए मुद्रा का विस्तार करती है। तो ये स्थिति जो है सी से डी तक का, इसको वास्तव में डिफ्लेशन कहते हैं। और डिफ्लेशन के विपरीत डी से, ठीक है, ई तक का जो कंडीशन होता है उसको क्वांटिटी ऑफ मनी को बढ़ाने का सरकार प्रयास करती है। और इस स्थिति को डी से लेकर के सी की स्थिति को हम लोग रिफ्लेशन कहते हैं। रिफ्लेशन मतलब मुद्रा संस्फीति, अर्थात जानबूझ करके मुद्रा का विस्तार किया जाता है। यह स्वाभाविक कारणों से मुद्रा का विस्तार होता है। यहाँ पर जानबूझ करके मुद्रा का संकुचन होता है, यहाँ स्वाभाविक कारणों से मुद्रा का संकुचन होता है, तो यहाँ जानबूझकर मुद्रा का विस्तार होता है। लेकिन कभी कभी यह डी और ई के बाद का स्थिति यहाँ पर ऐसा हो जाता है, यहाँ से इन्फ्लेशन की स्थिति और यहाँ से
रिफ्लेशन की स्थिति। कभी कभी ये दोनों स्थिति मौजूद रहता है। जो हमने डार्क वाला भाग किया है उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन, अर्थात मुद्रा संस्फीति होता है, जहां पर एक तरफ इन्फ्लेशन भी होता है, ठीक है, एक तरफ इन्फ्लेशन होता है तेजी, और एक तरफ रिसेशन की स्थिति होता है, रिसेशन की स्थिति होता है, अर्थात मंदी और तेजी दोनों मिला जुला रहता है। उस स्थिति में स्टैगफ्लेशन कहते हैं उसको, स्टैगफ्लेशन। कुल मिलाकर के हमने इस पिछले क्लास में हमने ये चारों कंडीशन को देखा था, जिसमें आपने फर्स्ट इन्फ्लेशन जिसको मुद्रास्फीति कहते हैं, दूसरा डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन मुद्रा विस्फीति, तीसरा है डिफ्लेशन, डिफ्लेशन जिसको मुद्रा अविस्फीति कहते हैं, यह एक मुद्रा संकुचन है। नेक्स्ट है रिसेशन, और रिसेशन को मंदी कहते हैं। फिर है स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन जिसको मुद्रा संस्फीति कहते हैं, यह भी मुद्रा का विस्तार है। और एक है स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन के बाद, ठीक है ना, यहाँ पर एक छूट गया है रिफ्लेशन, तब स्टैगफ्लेशन, रिफ्लेशन, और तब है स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन की स्थिति होती है। और अंत में होता है, ठीक है ना, डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन। तो डिवैल्यूएशन कहते हैं मुद्रा अवमूल्यन। ये कुल मिलाकर के मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं अवस्था होता है, जो एक निश्चित समय में तो नहीं, लेकिन अलग अलग समय में मुद्रा का मूल्य, मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन की स्थिति है। तो आज हम लोग इस क्लास में इन्फ्लेशन की स्थिति को देखेंगे। आखिर क्या है इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन एक वीडियो में तो इन्फ्लेशन को डिफाइन करना संभव नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं इस इन्फ्लेशन को कहाँ तक हम जान सकते हैं। 1 मिनट। तो मैंने कहा आपको इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है? सिंपल सी बात है, इसको एक्सपेंशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी कहते हैं। इसे हिंदी में मुद्रा, इसे हिंदी में मुद्रा स्फीति कहते हैं, मुद्रा स्फीति कहते हैं, जिसको व्यवहारिक अर्थों में हम महंगाई कह सकते हैं। महंगाई, आप महंगाई को परिभाषित करने के लिए बहुत ही सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि महंगाई वह स्थिति है जिसमें वस्तु का कीमत बढ़ जाता है। लेकिन भाई सोचने की बात है कि महंगाई मतलब वस्तु की कीमत में वृद्धि होना क्यों हुआ, ऐसी आखिर क्या कारण है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसको इकोनॉमिक टर्म में हम मुद्रा का विस्तार भी कहते हैं, मुद्रा का विस्तार भी कहते हैं, मुद्रा का विस्तार भी कहते हैं इसको। मुद्रा स्फीति मुद्रा का विस्तार है। इसको अगर सामान्य परिभाषा के रूप में हम अगर आपको बताएं तो सिंपल सी बात है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अर्थात इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन की वह स्थिति जिसमें मुद्रा की मात्रा, कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी, मुद्रा की मात्रा में, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है और वस्तुओं एवं
सेवाओं के कीमत में भी वृद्धि होती है। अब ऐसी स्थिति में मुद्रा के मूल्य में मुद्रा के मूल्य में कमी होती जाती है। तो निश्चित तौर पर यहाँ मुद्रा के मूल्य में कमी होगी तभी वस्तु का कीमत बढ़ेगा, अर्थात क्वांटिटी ऑफ मनी घट गया है, जिसके कारण वैल्यू ऑफ मनी स्वाभाविक रूप से कमी होती है। क्वांटिटी ऑफ मनी में वृद्धि होती है, वैल्यू ऑफ मनी घट जाता है। और क्वांटिटी ऑफ मनी अगर बढ़ा है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है इसमें अनावश्यक वृद्धि हो जाता है। और जैसे क्वांटिटी ऑफ मनी क्वांटिटी ऑफ डिमांड में वृद्धि होता है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत, प्रोडक्ट का प्राइस जो है वह बढ़ जाता है, और यही एक इन्फ्लेशन का कारण बनता है। निश्चित तौर पर ये जो इक्वेशन मैंने बनाया है बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच से और व्यवहारिक है। क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज देन क्वांटिटी वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज। इस दौरान क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मनी आपके पास, हमारे पास यदि इकोनॉमी में पैसा यदि बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है बढ़ जाता है। और जब क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ा है और उस अनुपात में वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई में वृद्धि नहीं होती है तो वस्तु का दाम बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है, और वस्तु का दाम बढ़ना ही इन्फ्लेशन है। क्योंकि मैंने लिखा है मुद्रास्फीति दैट इज डियरनेस या महंगाई, वस्तुओं का मूल्य में वृद्धि होना। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन जो है मुद्रास्फीति का है। अगर समान अर्थों में अगर देखा जाए तो मुद्रास्फीति क्या है, तो महंगाई है। इसमें मुद्रा का विस्तार हुआ है, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ा है, वैल्यू ऑफ मनी घटा है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये फॉर्मूला हमेशा लागू होता है। यदि पैसा यहाँ पर कोई कीमत, जैसे 20 रुपया बराबर 1 पेन है, 1 पेन, 20 रुपया में 1 पेन है, तो यहाँ पर अगर 30 रुपया हो जाता है, 30 रुपया बराबर 1 पेन अगर आ जाए तो यहाँ पर क्वांटिटी क्या हुआ, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, इस स्थिति में पेन का कीमत बढ़ा है। पेन का कीमत बढ़ गया है, इसका मतलब पहले 20 रुपया में 1 पेन मिलता था, अब 10 रुपया में 1 पेन मिलता है, यानी कि 10 रुपया बराबर जीरो वैल्यू, 10 रुपया बराबर जीरो वैल्यू, 10 रुपया में कुछ भी नहीं, अर्थात 10 रुपया जो है ये वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ मनी में कमी हुआ है, और ये वैल्यू ऑफ मनी कमी इसलिए हुआ है कि क्वांटिटी जो है 20 रुपया के बजाय 30 रुपया हो गया। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इसको, अब सवाल उठता है कि ये महंगाई जो है स्वाभाविक कारण से हुआ है या आर्टिफिशियल कारण से। तो सामान्यतः यह देखा जाता है कि इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन स्वाभाविक कारणों से होता है। अगर किसी कारणवश मुद्रा की मात्रा में अगर हम वृद्धि करते हैं तब हमारा ये चीज मुद्रास्फीति होगा, लेकिन वो मुद्रास्फीति नहीं होगा। स्वाभाविक कारणों से हुआ है इन्फ्लेशन, लेकिन इन्फ्लेशन होना अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि इन्फ्लेशन होता है तो इन्फ्लेशन अगर नियंत्रित होगा तो वो लाभदायक होता है। तो सामान्य अर्थों में अर्थव्यवस्था के लिए नियंत्रित इन्फ्लेशन काफी लाभदायक होता है, और इससे अर्थव्यवस्था में ग्रोथ या वृद्धि होने की संभावना होती है, क्योंकि पैसा तो लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। यदि पैसा नहीं होगा तो आखिर वह व्यक्ति
अपनी आवश्यकताओं को पूरा कैसे करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि